जय हिंद सभी को। दिस इज योगेंद्र और आज के वीडियो में हम बात करेंगे फ्लेमिंगो के चैप्टर इंडिगो पर। यदि आप में से कोई चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहला काम चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। सबसे पहले बात कर लेते हैं इंडिगो के राइटर की। लुई फिस्चर जो है इसके राइटर हैं। प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ था तब इन्होंने ब्रिटिश आर्मी में एक वॉलंटियर के रूप में अपनी सेवाएं भी दी थी। ये पत्रकार है और कई सारे अखबारों में ये लिखते थे। इन्होंने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। इंडिगो जो चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं इनकी इसी पुस्तक का एक भाग है, एक एक्सर्प्ट है, यानी कि एक छोटा सा उसका भाग है। कहते हैं कि गांधी जी के बारे में जो पुस्तकें लिखी गई उनमें सबसे श्रेष्ठतम पुस्तकों में से यह एक पुस्तक है। तो पाठ के बारे में बात कर लेते हैं। लुई फिस्चर जब है 1942 में जब सेवाग्राम के आश्रम में, महात्मा गांधी के आश्रम में ये जाता है और उनसे बातचीत करता है तो गांधी जी उनको बताते हैं कि किस प्रकार से उन्होंने अंग्रेजों को भारत से भगाने का या भारत से खदेड़ने का दृढ़ निश्चय किया। तो 1916 से वो बात शुरू करते हैं कि वो 1916 की बात है जब लखनऊ में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन चल रहा होता है, एनुअल कन्वेंशन चल रहा होता है। तो उसमें 2301 डेलीगेट्स रहते हैं और कई सारे विजिटर उसमें आते हैं। तो वहाँ एक व्यक्ति आता है जिसका नाम होता है राजकुमार शुक्ला, और वो व्यक्ति जो होता है वो बहुत ही गरीब और स्किनी प्रकार का उसको बताया गया, यानी कि दुबला पतला होता है, गरीब होता है। और उसको कहा गया कि वो पीसेंट एक किसान है, एक छोटा किसान है जो शेयर क्रॉपर का काम करता है। शेयर क्रॉपर यानी कि बटाईदार का काम करता है, यानी कि खेत का मालिक कोई दूसरा है, उस खेत पर वो काम करता है। तो राजकुमार शुक्ला जो है वो महात्मा गांधी के पास जाता है और उनसे कहता है कि हमारे चंपारण में किसानों से संबंधित कई सारी समस्याएं हैं, इसलिए आप चंपारण आइए और हमारी समस्याओं का हल कीजिए। यानी कि महात्मा गांधी को चंपारण का हीरो बनाने में सबसे बड़ा जो योगदान था वो राजकुमार शुक्ला का था। यदि उनके पास नहीं आता तो चंपारण नहीं जाते। तो गांधी जी कहते हैं कि मेरे पास आगे कई सारी तारीखें, मेरी बुक है, मुझे कई स्थानों पर जाना है, इसलिए मैं चंपारण नहीं चल सकता। परंतु ये राजकुमार शुक्ला जो है ये निरक्षर होता है, इलिटरेट होता है, परंतु रिजोल्यूट होता है। रिजोल्यूट यानी कि दृढ़ निश्चयी होता है। इसने तय कर लिया कि गांधी जी को मुझे चंपारण लेकर के जाना ही है, इसलिए ये गांधी जी जहाँ कहीं भी जाते हैं उनकी सभाओं में पहुँच जाता है। और जब आखिरी में वो अपने आश्रम में पहुँचते हैं तो वो आश्रम में भी उनके पीछे पीछे चला जाता है, यानी कि लगभग कई सप्ताह तक वो उनका पीछा नहीं छोड़ता है और गांधी जी से फिर आग्रह करता है कि कोई तारीख आप फिक्स कर लीजिए। तो गांधी जी उनसे कहते हैं कि मैं कोई तारीख बताते हैं कि उस तारीख को मैं कलकत्ता आऊँगा। तारीख चैप्टर में फिक्स तारीख नहीं बताई, अमुक अमुक तारीख को मैं वहाँ पर कलकत्ता में आऊँगा, तुम वहाँ आकर मुझसे मिलना, फिर वहाँ से अपन चंपारण चलेंगे। तो कलकत्ता में जहाँ महात्मा गांधी का कार्यक्रम हो रहा होता है वहाँ राजकुमार शुक्ला पहुँच जाता है और वहीं बैठा रहता है। कार्यक्रम समाप्ति के पश्चात वह गांधी जी के पास जाता है और उनसे कहता है, तो दोनों वहीं से सीधे पटना निकल जाते हैं। चंपारण जो है, चंपारण ये बिहार का एक स्थान है जो बिल्कुल हिमालय की तलहटी में स्थित है, यानी कि हिमालय पर्वतमाला के जस्ट नीचे स्थित है और नेपाल के नज़दीक है। तो अब इनको यहाँ जाना था तो बीच में पड़ता है उनको बिहार की राजधानी पटना। तो पटना का वो टिकट लेते हैं और पटना तक वो दोनों साथ में जाते हैं। पटना में राजकुमार शुक्ला इनको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के घर ले जाता है। अब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वह भारत के प्रथम राष्ट्रपति, उन्हीं राजेंद्र प्रसाद की बात हो रही है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे हैं। उनके घर ले जाता है। अब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अपने घर पर नहीं होते हैं तो नौकर जो है वो नौकर राजकुमार शुक्ला को पहले से ही जानता है। ये राजकुमार शुक्ला डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पेशे से एक लॉयर भी थे, एक वकील भी थे, तो उनके पास किसानों की समस्याएं लेकर के जाता रहता था। इसलिए राजेंद्र प्रसाद के नौकर इनको जानते हैं, राजकुमार शुक्ला को, और इनके साथ भी गांधी जी भी आते हैं तो उनको भी वो किसान ही समझते हैं वो दोनों नौकर, और इनको रुकने की अनुमति दे देते हैं, परमिट कर देते हैं। परंतु वो नौकर गांधी जी को पानी निकालने से मना कर देते हैं क्योंकि अनटचेबिलिटी भी भारत देश के अंदर उस समय बहुत अधिक थी, तो वो नहीं जानते थे गांधी जी कौन है क्या है, इसलिए वो उनको अछूत मान करके पानी निकालने से, कुएं से पानी निकालने से मना कर देते हैं।
उसके पश्चात वहाँ से मुजफ्फरनगर के लिए निकलते हैं। मुजफ्फरनगर गांधी जी इसलिए भी जाना चाहते हैं कि वो ये बटाईदार किसानों की जो समस्या है उस समस्या के बारे में और जानकारी जुटाना चाहते हैं। तो वहाँ जेबी कृपलानी को तार भेजते हैं और उनसे कहते हैं कि हम आने वाले हैं। तो रात के समय ये वहाँ पे मुजफ्फरपुर पहुँचते हैं। फिर वहाँ पर ये जो रुकते हैं मलकानी के घर रुकते हैं, जो कि एक शासकीय महाविद्यालय में प्रोफेसर थे। और तो उस समय जब उनके घर 2 दिन वो रुकते हैं तो गांधी जी उससे कहते हैं कि मैं बहुत आश्चर्यचकित हूँ कि मेरे जैसे व्यक्ति को तुमने इतने छोटे स्थान पर अपने घर रुकने दिया। क्योंकि जो कोई भी अंग्रेजों के विरुद्ध कार्य करता था और फिर वो अंग्रेजी सरकार का ही यदि नौकर है तो उसको कोई ना कोई समस्या आ सकती थी, इसलिए लोग रुकने नहीं देते थे। इसलिए गांधी जी कहते हैं कि मुझे तुमने रुकने दिया, इसके लिए मुझे बहुत आश्चर्य है। गांधी जी चंपारण जा रहे हैं, बीच में मुजफ्फरपुर पटना जो रुके हैं, तो वो मामला है क्या खास? तो मामला जो है वो है इंडिगो का, जो हमारा पाठ का शीर्षक भी इंडिगो यानी कि नील की खेती का मामला है। नील की खेती। अब नील की खेती क्या है? तो जो शेयर क्रॉपर है, जो किसान है, यहाँ चंपारण में एक व्यवस्था है कि जमीन के मालिक जो है वो जमींदार है और जमींदारों ने किसानों को खेत दे रखे हैं, बदले में उनको 15% भूभाग पर नील उगाना है। और नील उस समय का एक कैश क्रॉप हम उसको कह सकते हैं, जो मार्केट में सीधे सीधे उससे रुपए बनाए जा सकते हैं। तो कुल मिलाकर पूरे चंपारण के 15% भाग पर किसानों को नील उगानी थी। अब होता क्या है कि जर्मनी जो है वो सिंथेसिस इंडिगो की खोज कर लेती है, यानी कि कृत्रिम नील वो बनाने लगते हैं फैक्ट्री में। तो जब वो कृत्रिम नील बनाने लगते हैं तो वो जमीन से उगाई गई नील से सस्ती होती है। अब सस्ती होती है तो इस नील का अब कोई मतलब नहीं है। तो ये लैंडलॉर्ड जो जमींदार होते हैं ये क्या करते हैं कि ये चालाकी से इन किसानों से यूँ कहते हैं कि अब हम तुम्हें ये 15% की जो इंडिगो का हमारा एग्रीमेंट है इससे हम तुम्हें मुक्त कर देंगे, बदले में तुम हमें कुछ पैसे दे दो। उनने कुछ रुपए तय करते हैं और वो रुपए उनसे ले लेते हैं। तो किसान भी कि चलो ये खेती बहुत मुश्किल थी तो इसको करने से तो ठीक है, हम इनको रुपए दे करके फ्री होते हैं। तो कुछ किसान तो अपनी इच्छा से उन एग्रीमेंट पर साइन कर देते हैं, कुछ किसान नहीं करते हैं तो उनको धमकाया जाता है, गुंडों के माध्यम से डरा करके, धमका करके, पीट करके उनसे हस्ताक्षर कराए जाते हैं। अब कुछ समय पश्चात जो किसान होते हैं उनको भी पता चल जाता है कि जर्मनी ने सिंथेसिस इंडिगो बना ली है। तो अब जो इनने जो एग्रीमेंट किया था तो ये खुद को ठगा सा महसूस करते हैं। तो जब ये गांधी जी यहाँ पर आते हैं मुजफ्फरपुर में तो वहाँ कई सारे वकील भी इकट्ठे होते हैं, पब्लिक भी इकट्ठी होती है, कोई महात्मा हमको बचाने के लिए आया है। तो जब लायर उनसे पूरी परिस्थिति बताते हैं कि हमने किस प्रकार से कोर्ट में इनका किसानों का हमने केस लड़ा है, कब कब केस लड़ा है और कितनी फीस हमने ली है, तो एक तो फीस लेने के लिए गांधी जी इनको डांटते हैं और दूसरी बात वो कहते हैं कि इसका हल कोर्ट के पास नहीं है, इसका हल तो ये है कि हमको अंग्रेजों के भय से इन किसानों को मुक्त करना पड़ेगा, तब जाकर के हम इस मामले को निपटा सकते हैं या इस मामले में कोई निराकरण निकाल सकते हैं। उस समय क्या होता है, चंपारण वाज डिवाइडेड इनटू लार्ज स्टेट, यानी कि वही जमींदारी प्रथा वहां पर थी। सिंथेसिस इंडिगो डेवलप्ड बाय जर्मनी। इसके पश्चात आ जाते हैं हम, अब डायरेक्ट गांधी जी मुजफ्फरपुर से पहुंच जाते हैं चंपारण। अब चंपारण में जो मुख्य सचिव होता है उससे वो इंडिगो के बारे में बात करते हैं, इस मामले में बात करते हैं। तो मुख्य सचिव उनसे कहता है कि हम तुम्हें कोई भी जानकारी नहीं दे सकते क्योंकि तुम आउटसाइडर हो। फिर वहाँ से वो ये कह करके आ जाता है कि मैं आउटसाइडर नहीं हूँ, मैं इसी भारत देश का रहने वाला व्यक्ति हूँ। फिर उसके पश्चात उनको कमिश्नर के द्वारा बुलाया जाता है, जो तिरहुत डिवीजन का कमिश्नर होता है, और वो बुला करके गांधी जी को धमकाता है वहाँ से जाने के लिए। परंतु गांधी जी वहाँ से नहीं जाते हैं, बदले में वो मोतिहारी आ जाते हैं जो कि चंपारण की राजधानी है, और वहीं पर अपना डेरा जमा लेते हैं, वहीं से अपना यानी कह सकते हैं मुख्यालय बना लेते हैं इंडिगो के मामले को देखने के लिए। और वो सुनते हैं कि पास के एक गांव में एक किसान के साथ बहुत ही निर्दयतापूर्वक मारपीट की गई है, वो बिल्कुल मरने की स्थिति में है। तो उससे मिलने के लिए वहाँ जाने का रास्ता नहीं होता है ठीक, तो हाथी पर बैठ करके जा रहे होते हैं। तो एक सरकारी कर्मचारी आता है और उनको वहाँ जाने से मना करता है और वापस आने के लिए कहता है। तो गांधी जी वहाँ से वापस तो आ जाते हैं, फिर वो उनको एक नोटिस देता है
नोटिस में कहा जाता है कि वह तुरंत चंपारण छोड़ करके चले जाए, परंतु वह नोटिस पर वहीं लिख देते हैं कि मैं इस आज्ञा को मानने से इनकार करता हूँ। तो अगले दिन उनको उसी दिन कोर्ट का समन प्राप्त होता है, जो जिसमें अगले दिन की तारीख लगी हुई होती है। तो राजेंद्र प्रसाद को और कई सारे वकीलों को एकत्रित करके विचार विमर्श कर रहे होते हैं और वो सब विषयों पर बात करते हैं कि इसमें हमको क्या करना है क्या नहीं करना है। अगले दिन जब वो कोर्ट में प्रस्तुत होने जाते हैं तो मोतिहारी में आसपास के क्षेत्र के कई सारे किसान, हजारों किसान वहाँ पर एकत्रित हो जाते हैं झुंड के रूप में। वह जानते कुछ भी नहीं है, बस उनको इतना सा पता है कि कोई व्यक्ति उनके लिए लड़ रहा था और उसको कोर्ट से समन प्राप्त हुआ है। गांधी जी से जब वहाँ कहा जाता है तो गांधी जी जाते से अपना अपराध स्वीकार करते हैं कि हाँ, मैंने कानून का उल्लंघन किया है, मैंने अदालत के नोटिस को मानने से इनकार किया है, परंतु मेरी अंतरात्मा की आवाज़ ने मुझसे कहा कि मुझे इन किसानों का सहयोग करना है, मुझे इनका काम करना है, इसलिए मैंने उस सुप्रीम आदेश के पालन के लिए इस आदेश को मानने से इनकार किया है। मेरा आशय ये नहीं था कि मेरे मन में कानून के प्रति कोई दुर्भावना है और मैं ये संदेश भी नहीं देना चाहता हूँ कि लोग कानून का उल्लंघन करें, परंतु मेरे सामने इससे सुप्रीम एक कार्य था, उस कार्य को करने के लिए मैंने इस कार्य के लिए मना किया। परंतु इतनी सारी भीड़ को देख करके प्रशासन घबरा जाता है, भीड़ को गांधी जी नियंत्रित करते हैं और जज कहते हैं कि हम इस मामले की सुनवाई काफ़ी दिनों तक करेंगे, हम इसमें अभी कोई सज़ा नहीं देंगे, गांधी जी अपनी जमानत पेश करें। पर गांधी जी अपनी कोई जमानत देने से भी मना कर देते हैं, तो उनको ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। फिर कुछ समय पश्चात गवर्नर के द्वारा उनको बाइज्जत बरी यानी कि उस मामले से छूट दे दी जाती है, उनको फ्री कर दिया जाता है। और भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार होता है कि किसी ने कानून का उल्लंघन किया हो और उसे ऐसे ही छोड़ दिया गया हो। उसके पश्चात उनको गवर्नर जो होते हैं जून में, उसका समन प्राप्त होता है, नाम है सर एंड्रूज गेट, ये गवर्नर होते हैं, इनका समन प्राप्त होता है। तो गांधी जी फिर से सभी वकीलों को बुलाते हैं, सभी वकीलों को बुलाते हैं और वो चर्चाएं करते हैं, यदि मैं जेल चला गया तो क्या होगा। तो सभी वकील कहते हैं कि हम यहाँ तो आपके लिए आए हैं, हम भी अपने घर चले जाएंगे। फिर राजेंद्र प्रसाद सभी वकीलों से कहते हैं गांधी जी जो है ये बाहर के व्यक्ति है और ये हमारे चंपारण के किसानों के लिए लड़ रहे हैं और हमारा भी कुछ उत्तरदायित्व तो बनता है कि हम भी उनके लिए कुछ करें। तो फिर सब सहमति बना करके वकील उनसे कहते हैं कि हम भी आपके साथ जेल जाएंगे। गांधी जी वहीं कह देते हैं कि अब इस लड़ाई को हम जीत चुके हैं। फिर इस गवर्नर के साथ ये 4 बार बातचीत करते हैं लंबे लंबे समय तक। उसके पश्चात एक आयोग का सर एंड्रूज गठन करते हैं जो इंडिगो के मामले को देखेंगे, चंपारण के किसानों के मामले को देखेंगे, जिसमें सरकारी कर्मचारी थे, जिसमें जमींदार थे, किसानों की ओर से केवल एकमात्र प्रतिनिधि थे वो गांधी जी। जब बातचीत चलती है तो गांधी जी और इनकी टीम कई सारे गांवों में जाते हैं, कई सारे किसानों से चर्चाएं करते हैं, लगभग 10,000 किसानों से साक्ष्य एकत्रित करते हैं और अपनी रिपोर्ट बनाने लगते हैं। फिर लास्ट में जब ये बैठते हैं तो जमींदार कहते हैं कि अब हमें मान लो कि वापस से भुगतान करना हो किसानों को, तो हम कितना भुगतान करें। तो गांधी जी कहते हैं कि आप 50% भुगतान कर दो, आपने एग्रीमेंट में जो उनसे लिया है उसका आधा रुपया ही उनको लौटा दो। परंतु जमींदार जो थे वो सब चालाक लोग थे, वो मामले को उलझाना चाहते थे, टालना चाहते थे, तो कहते हैं कि हम तो 25% देंगे। तो गांधी जी उसी समय हाँ भर देते हैं कि आप तो 25% ही दो। तो उसके पश्चात किसानों को 25% भुगतान होता है। गांधी जी फिर कहते हैं कि मैंने 25% का इसलिए कहा कि कम से कम इन जमींदारों ने अपने अहंकार को सरेंडर तो किया, इनका जो प्राइड था वो ईगो हर्ट तो हुआ, और किसानों को भी, दूसरी बात किसानों को भी पता चला कि अपने भी कुछ अधिकार है, तो किसान भी लड़ना सीख गए, डर से मुक्त हो गए और इस प्रकार से चंपारण की जो घटना थी वह समाप्त होती है। परंतु गांधी जी देखते हैं कि जो क्षेत्र है बहुत अधिक पिछड़ा है, यहाँ पर हमें कुछ कार्य करने की आवश्यकता है, इसलिए 6 गाँवों में वो प्राइमरी स्कूल खोलते हैं और वहाँ पर सफाई अभियान, सफाई के प्रति लोगों को जागृत करते हैं। 2 फॉलोअर उनके जो होते हैं, महादेव देसाई और नरहरि पारिक, ये दोनों अपनी पत्नियों सहित गांधी जी के फॉलोअर बन जाते हैं और उन्हीं के साथ काम करते हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी ये काम करते हैं। तो वहाँ पर जो दवाई होती है वो 3 होती है, कैस्टर ऑयल, कुनेन
और एक और दवाई जो होती है वो होती है ओइंटमेंट। ओइंटमेंट यानी कि मलहम। और एक डॉक्टर 6 महीने के लिए एक वॉलंटियर के रूप में इनको सेवा भी देता है। तो ये क्या करते हैं, जिन लोगों कोटेड टंग है, यानी कि जिनका टंग से पता करते हैं इसका हाजमा खराब, पेट खराब है, उससे कई प्रकार की बीमारी होती है, तो उसको कैस्टर ऑयल देते थे। यदि किसी को मलेरिया फीवर है तो उसको कैस्टर ऑयल प्लस कुनेन देते थे। और यदि किसी को स्किन इरप्शन है, यानी कि फुंसी फोड़े की समस्या है, तो उनको देते थे ऑइंटमेंट प्लस कैस्टर ऑयल। यानी कैस्टर ऑयल तो कंपलसरी सभी बीमारी में देते थे, मलेरिया है तो कुनेन देते थे, और स्किन इरप्शन है तो ऑइंटमेंट यानी कि मलहम उनको देते थे। इस प्रकार से स्वास्थ्य क्षेत्र में भी ये काम करते हैं। देवदास जो गांधी जी का सबसे छोटा पुत्र था वो भी वहाँ आ जाता है, कस्तूरबा गांधी भी वहाँ आ जाती है, और सभी लोग सेवा कार्य में जुट जाते हैं। और लगभग 1 वर्ष में चंपारण का निराकरण निकलता है, और उसके पश्चात गांधी जी इस क्षेत्र को थोड़ा ऊपर उठाने के लिए विद्यालय खोलते हैं, स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर करने का प्रयास करते हैं। और यहीं से इनका जो आश्रम है सेवाग्राम, वहाँ भी नियमित रूप से तार के माध्यम से, पत्र के माध्यम से संपर्क बना करके रखते हैं। इस प्रकार से ये पाठ समाप्त होता है। आशा करता हूँ आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।